हाँ प्लीज फिर से अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। और अभी हम लोग समझते हैं रिएक्शन ऑफ बेस विथ नॉन मेटालिक ऑक्साइड। ठीक है, बेस का रिएक्शन किस तरीके से होता है नॉन मेटालिक ऑक्साइड के साथ। तो नॉन मेटालिक ऑक्साइड के कैटेगरी में क्या रख सकते हो? तो नॉन मेटालिक ऑक्साइड के कैटेगरी में हम लोग रख सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, हमारा क्या है नॉन मेटालिक ऑक्साइड है। सल्फर डाइऑक्साइड क्या है नॉन मेटालिक ऑक्साइड है। तो नॉन मेटालिक ऑक्साइड के साथ हमारा बेस रिएक्ट कर सकता है। क्यों रिएक्ट कर सकता है? क्योंकि जो भी नॉन मेटालिक ऑक्साइड होते हैं वो किस नेचर के होते हैं? तो वो एसिडिक नेचर के होते हैं, और इसी एसिडिक नेचर के होने के कारण हमारा बेस क्या करेगा नॉन मेटालिक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन कर लेगा। आप नीचे रखो, ठीक है। सो यहाँ पे हमारा नॉन मेटालिक ऑक्साइड के साथ जब बेस रिएक्शन करेगा तो फिर से कौन सा रिएक्शन होगा? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा, और इसी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के कारण सॉल्ट बनेगा और वाटर बनेगा। ठीक है, कैसे रिएक्शंस है? तो यहाँ पे एक रिएक्शन आप देख रहे हो कि हमारा बेस है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शंस करके क्या बना रहा है? कैल्शियम कार्बोनेट बना रहा है। साथ में क्या बन रहा है? वाटर बन रहा है। सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करके क्या बना रहा है? सोडियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके सोडियम कार्बोनेट और वाटर बना रहा है। ठीक है, दोनों ही रिएक्शन को हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के कैटेगरी में रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब उसी रिएक्शंस को बताया है यहाँ पे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेस react with the carbon dioxide to produce the salt and water. This is similar to the reaction between the base and acid. It means non-metallic oxides are acidic in nature. हमारा non-metallic oxide क्या है? acidic nature का होगा। तो जैसे ही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में आपने कार्बन डाइऑक्साइड पास किया तो ये देखो मिल्कीनेस अपीयर हुआ था, पहले भी मिल्कीनेस है। तो यहाँ पे देखो जो ये हेजीनेस है ये बेसिकली मिल्कीनेस अपीयरेंस के कारण ही ये हेजीनेस यहाँ पे दिख रहा है। सो ये हेजीनेस किसके प्रेजेंस के कारण है? कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर यहाँ पे है। ठीक है, समझ में आया? अब आगे है यूजेस ऑफ बेस के बारे में हम लोग फिर से स्किप कर रहे हैं क्योंकि ये हमारे एनसीईआरटी के सिलेबस में नहीं है। तो अभी हम लोगों ने एसिड और बेसिस के बारे में उसके केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कशंस कर लिया है। ठीक है, तो ज्यादा रिएक्शंस किस में देखने को मिले? तो ज्यादा रिएक्शन हमारे एसिड के केमिकल प्रॉपर्टीज में देखने को मिले, और कम रिएक्शंस हम लोगों ने बेसिस के केमिकल प्रॉपर्टीज में पढ़ा। ठीक है, दो ही रिएक्शंस पढ़ा। एक तो रिएक्शंस पढ़ा रिएक्शन ऑफ बेस विथ मेटल, और दूसरा पढ़ा रिएक्शन ऑफ बेस विथ नॉन मेटालिक ऑक्साइड। तो बस ये दो रिएक्शंस हम लोगों ने बेस में पढ़ा है। और एसिड में कितने पढ़े थे? तो सबसे पहले हमने पढ़ा था रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल, reaction of acid with metallic oxides, reaction of base with the reaction of acid with the metallic carbonate and metallic hydrogen carbonate। तो बहुत सारे रिएक्शंस हुआ। अब है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस, और ये आज का हमारा लास्ट टॉपिक रहने वाला है। यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस हमारा लंबा होने वाला है। ठीक है, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस को बेसिकली न्यूट्रलाइजेशन हम लोग क्यों कहते हैं? तो न्यूट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि किसी की इफेक्ट को कैंसिल करना न्यूट्रलाइजेशन कहलाता है। तो बेसिकली जब भी एसिड और बेस के बीच में रिएक्शंस होता है ना, तो ये एक दूसरे के इफेक्ट को नलीफाई करता है। क्या करेगा? नलीफाई करेगा, कैंसिल करेगा, एक दूसरे को क्या करेगा? न्यूट्रलाइज करेगा। ठीक है, सो इस कारण से इस रिएक्शंस को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। तो एसिड और बेस में ये प्रॉपर्टी पाई गई है कि जब भी ये आपस में एक दूसरे से रिएक्शंस करेंगे तो ये एक दूसरे के इफेक्ट को नलीफाई करेंगे। ठीक है ना, इसीलिए एसिड और बेस के रिएक्शंस को हम लोग क्या कहते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। तो जहां पर भी आप देखो कि एसिड और बेस का रिएक्शन हो रहा है उस रिएक्शन को हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस कहेंगे। ठीक है, अब क्या है कि जब भी ये रिएक्शंस होगा तो कभी कभी कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन होता है, कभी कभी कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन नहीं होता है। ठीक है, सो अगर एक स्ट्रॉन्ग एसिड हमारे स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्शंस कर रहा है तो हमें एक न्यूट्रल सॉल्ट मिलेगा। कैसा सॉल्ट मिलेगा? न्यूट्रल सॉल्ट, जिसका कैरेक्टर ना तो एसिडिक होगा ना ही बेसिक होगा।
जैसे कि एक एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड में आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले, कौन सा एसिड ले लिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस में हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारा क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। सो यहाँ पे जो सॉल्ट मिलेगा, कौन सा सॉल्ट मिलेगा, अब नहीं बताएगी, कौन सा सॉल्ट मिलेगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो कौन सा सॉल्ट मिलेगा, हाँ कौन सा सॉल्ट मिलेगा बेटा, हाँ NaCl, हमें मिलेगा NaCl सॉल्ट मिलेगा, ठीक है, और साथ में वाटर मिलेगा। तो ये जो NaCl सॉल्ट का कैरेक्टर कैसा होगा, ना तो एसिडिक होगा ना ही बेसिक होगा, यहाँ पे ये न्यूट्रल सॉल्ट होगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस को क्या करेगा, कंप्लीटली न्यूट्रलाइज कर देगा। ठीक, 10वीं में क्या देखो, धड़ल्ले से आधा बच्चे ने तो रिजल्ट नहीं बताया, 43 बच्चों में से मुश्किल से 4 बच्चों का 5 बच्चों का रिजल्ट अच्छा है, बाकी सब का वही, सब फेलियर। बोर्ड अगर चाहे तो जब चाहे जिसको चाहे फेल कर दे, वो तो बोर्ड का स्कूल का धन्य मनाओ कि 10वीं तक पहुंच गया हो, तो 8वीं 9वीं में ही सरते रहते, 6ठी में सरते रहते, और अच्छा होता उससे, अब पोटेंशियाइज्ड होके निकलते, आप ग्रांटेड नहीं लेते पढ़ाई को, आप लड़ते, अपने कमियों पे काम करते, फिर पास करके आगे बढ़ते, आपका ठीक होता, मैथ्स का फंडामेंटल एटलीस्ट 33% का होता, अभी तो मैथ्स का फंडामेंटल 33% का नहीं है, क्या मैथ में मैं सिखा दूँ, साइंस में सिखा दूँ, फैशन है ट्यूशन पढ़ने का, सेल्फ स्टडी करने का कोई फैशन नहीं है। कोई बात करता है सेल्फ स्टडी पे कि सेल्फ स्टडी करना कितना है, कितना एसेंशियल है, सब कोचिंग के लिए इतना दूर दूर तक भटकते हो, यहाँ जाते हो वहां जाते हो, कोटा चले जाते हो, क्या क्या करते हो, सेल्फ स्टडी तुम्हारे घर में बैठा हुआ है, उसको ठीक करने का कभी ट्राई नहीं है, पेरेंट्स कभी नहीं बात करना चाहते हैं सेल्फ स्टडी पे कि हमारे बच्चे का सेल्फ स्टडी कैसे इंप्रूव होगा, उनको लगता है कि 4 ट्यूशन लगा देंगे, टाइम नहीं रहेगा बच्चे के पास, बच्चे का रिजल्ट अच्छा हो जाएगा। टाइम नहीं रहने से अच्छा हो जाता तो हर एक जो बड़ा बड़ा पैसा वाला आदमी है 10 ट्यूशन लगा देता, बच्चे के पास ना खेलने का टाइम होता ना कूदने का टाइम होता, और पढ़ के वो विद्वान ही होता था। सब अमीर बच्चे बच्चे अमीर ज्यादा के बच्चे IIT में पढ़ते रहते हैं, मगर एक का भी बच्चा IIT में पढ़ता है, सब गरीब गुरबा किसान का बच्चा पढ़ता है। कितने को ट्यूशन है, जाके पूछो, स्टार्ट देखो ना, ओरिजिनलिटी देखो, कोई नहीं, एलन फेलन का सब ड्रामा है, वही 4-10 बच्चे का लेकर नाम यहाँ से वहां चिपते रहते हैं, लाख बच्चे का होता है, सब गांव गांव के बच्चे रहते थे बिना कोई ट्यूशन पढ़े, इसलिए लोकल टीचर से पूछ के, भैया से पूछ के, चाचा से पूछ के आगे निकले। मैंने कभी नहीं ट्यूशन पढ़ा यार जिंदगी में आज तक, लड़ता रहा, खुद से ही पढ़ता रहा। ट्यूशन तो उसके लिए है ना जो एकदम पीक पे हो, जिसको लगे कि अब तो मैं क्रैक करना ही है, उसके लिए टीचर की जरूरत है। रेंगने के लिए टीचर क्या करवा दे, पढ़ लो यार, इतना तो संयम रखो कि इस 1 घंटे की क्लास में, 1.5 घंटे की क्लास में कैसे 3-3 4-4 घंटे की क्लास में आप टॉलरेट करते होगे स्कूल को, मेरे को सो आश्चर्य लगता है। स्कूल में कितना नॉइजी होता है, हर एक स्कूल देखो, जो आपका क्रिएशन जहाँ हो रहा है उसका आपका आपके दिल में कोई उसके लिए जगह नहीं है। आप कहते हो स्कूल अच्छा नहीं है, अरे आप कितने अच्छे हो, कभी अपने आप को खंगाल के भी देखो ना, फट से दूसरे को दोष दे देते हो, नेशन अच्छा नहीं है, रोड सड़कें अच्छी नहीं है, तुम थूकते हो तुमको दिखता नहीं है, तुम रैपर फाड़ के फेंकते हो वो दिखता नहीं है, तुम बदतमीजी करते हो तुमको दिखता नहीं है, दूसरा बदतमीजी कर दिया तुमको खराब लग जाता है, तुम पॉलिटिशियन को बोलते हो खराब है, तुम खुद ही इतने करप्ट हो तुम्हें दिखता नहीं है, कूट कूट के करप्शन भरा हुआ है, लाइन में खड़ा होने का चाह नहीं है, सिंपल सा एक लाइन बनी हुई है तो लाइन तोड़ने में लगा रहेगा, वो जो लाइन तोड़ के सबसे आगे चलेगा वो समझेगा सबसे काबिल है, ये सबसे बड़ा मूर्ख है तू कि लाइन तोड़ के आगे गया है। छोटी छोटी चीजें होती है जो इंसान को अच्छा बनाती है। पढ़ाई लिखाई तो अपने जगह पे, पहले तो संयम रखो कि 30-45 मिनट बैठो शांति से बैठ भी नहीं पाते हो, क्या रिजल्ट अच्छा हो जाएगा।